आज हम लोग भौतिकी के एक और नया चैप्टर जिसका नाम है हीट यानी कि हिंदी में इसे ऊष्मा कहते हैं, जो किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने पहली बार 5-6 की किताबों में देखा होगा, उसमें इसके भौतिक रूपों का बस चर्चा होता है। इससे जुड़े हुए किसी भी रासायनिक बात की चर्चा या खोज की चर्चा नहीं होती है। फिर यह हमें 9th-10th में देखने को नहीं मिलता, ये हमें सीधा दिखता है 11th और 12th के रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों चीजों में। मतलब इसका संबंध भौतिक विज्ञान से भी है और रासायनिक विज्ञान से भी है। इसीलिए ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और हर एग्जाम में एक तो सवाल इससे पक्का है कि जीएस में देखने को मिलेगा। तो अभी तक जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा उसमें हम इसको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का दर्जा दे सकते हैं। सुनिए, सबसे पहला बात, हीट यानी कि ऊष्मा होता क्या है? तो ये कहते हैं कि एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। क्या है? ऊर्जा का रूप है। अब आप बोलेंगे कि हम अभी तक जितना भी चैप्टर का शुरुआत किए, विद्युत हो, गति हो, सबको तो हमने ऊर्जा का ही रूप बोला। पहला प्रश्न तो यही आता है, तो हम भौतिकी में वास्तव में डील ही करते हैं ऊर्जा के साथ। हम भौतिकी में वास्तव में हम पढ़ते हैं किसको है? ज्यादातर ऊर्जाओं को पढ़ते हैं। तो वही कहता है कि ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। ठीक है, हम जैसे अब देखिए, जैसे हर चैप्टर चला है उसी फॉर्मेट में इसको भी चलाने की कोशिश किया जाए। देखिए, हम जैसे पढ़े कि ध्वनि एक तरह ऊर्जा है, ऊर्जा हमेशा किस रूप में होती है? तो तरंग रूप में होती है। तो ये जो ऊर्जा है ये भी किस रूप में होती है? तरंग। अब सुनिए, मैंने इसीलिए पहले तरंग जो चैप्टर है उसको पढ़ाया कि आप तरंग पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि अब कोई भी तरंग है तो इसके प्रकार आपको पहले से ही पता होंगे। जैसे आपको पहले ही पता है कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और गैर यांत्रिक। तो पूछता है कि ऊर्जा, ये जो हीट है ये कौन सा तरंग है? ये कौन सा तरंग है? तो ये होता है गैर यांत्रिक तरंग, गैर यांत्रिक तरंग। अब देखिए, मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि जो चीज हम हिंदी में याद नहीं होता वो इंग्लिश में आसानी से याद होता है, इसीलिए मैं दोनों लिखूंगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ध्यान से सुनिए, ऊर्जा जो होता है इसको इंग्लिश में कौन सा वेव बोला जाएगा? नॉन मैकेनिकल वेव। हिंदी में गैर यांत्रिक तरंग। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस जैसे हर चैप्टर का शुरुआत होता है उसी तरह शुरुआत की और आपको बताने की कोशिश की कि ऊर्जा, ये जो ऊष्मा है ये होता क्या है। तो ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ऊर्जा है तो ये किस रूप में रहता है? कणों के रूप में रहता है या तरंग के रूप में रहता है? तो इसका जो रूप होता है वो किसका होता है? तरंग का। तरंग में भी कौन सा तरंग होता है? तो गैर यांत्रिक तरंग होता है। उम्मीद है ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो बहुत ही बेसिक बात है। यदि आप कभी भी ऊर्जा को पढ़ेंगे तो शुरुआत यही से होगा। शुरुआत में आपको यही बताया जाएगा कि हीट एक प्रकार की, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहली बार भौतिकी की दुनिया में ऊष्मा को ऊर्जा कहने वाले लोग कौन थे? ठीक, भौतिकी की दुनिया में पहली बार ऊष्मा को ऊर्जा कहने वाले लोग कौन थे? तो उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल। देखिए, इसको हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। नाम हो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, ध्यान से सुनिए। तो ऊर्जा, पहली बार ऊष्मा को ऊर्जा कहने वाले इंसान कौन थे? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। याद रखिएगा नाम। कि पूछता है कि आखिर इसको पहली बार कोई ना कोई तो समझाए होंगे ना कि ये भी एक ऊर्जा का ही रूप है। तो पहली बार समझाने वाले कौन थे? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन यहां बन रहा था कि ये जो ऊष्मा होती है वो कौन सा तरंग होता है, तो उसका आंसर हमें यहां पे दिख रहा है। और दूसरा जो अच्छा क्वेश्चन बना वो ये बन रहा है कि पहली बार ऊष्मा को ऊर्जा किसने कहा था? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कहां के निवासी थे, इनके नाम। अच्छा देखिएगा, वैज्ञानिकों के नाम के आगे हमेशा उनके देश के नाम लगे रहते हैं, तो इसलिए इनके देश का भी पता होना जरूरी है। जैसे हमको पता है कि ये एक अमेरिकन थे। क्या थे? अमेरिकन थे। याद रखिएगा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक अमेरिकन थे। आपको वैज्ञानिकों का नाम इस तरह सुनिए, जिनका भी नाम जेम्स से शुरू होता है, जेम्स वाट हो या कोई भी हो, मोस्टली वो कहां के पाए जाते हैं? अमेरिका। बस एक दो लोग हैं जो अमेरिका में नहीं होके भी अमेरिका से आए हुए हैं, यूरोप, उनके नाम में भी हमें जेम्स देखने को मिल जाता है। नहीं तो नाम से भी पता लग जाता है कौन कहां का निवासी है। तो जेम्स शब्द दिखे
तो हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, जेम्स से शुरू हो अंत में थॉमस थॉमस दिखने लगे तब समझ जाइएगा कि थॉमस भी एक प्रकार की टाइटल होती है हम लोग की तरह। तो थॉमस दिखने लगा मतलब वो यूरोप का इंसान है। भले जेम्स से शुरुआत हो मतलब उसके पूर्वज अमेरिका के होंगे, इसलिए उसके नाम का शुरुआत कहां से हुआ है? जेम्स से। तो वैज्ञानिकों के नाम से कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं है। बहुत से लड़कों को तो इसी तरह याद हो जाता है कि हाँ, आप ऑप्शन देखिए, नाम पकड़िए, उससे आपको पता लग जाएगा। तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज मैंने समझाया कि ऊष्मा क्या होती है, फिर मैंने आपको यह बता दिया कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल कौन थे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अच्छा, पहली बार भौतिकी की दुनिया में ऊष्मा का चर्चा ही कब किया गया था? तो वो किया गया था 2500 बीसी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, बिफोर क्रिस्ट या ईसा पूर्व बोला जाता है हिंदी में। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब मैंने ये क्यों बताया? पूछता है कि भौतिकी के अंदर यह कब से एक मतलब टॉपिक बना बैठा है। ऐसा थोड़ी कि हम शुरू से ही हर चीज के बारे में पढ़ते हैं। भौतिकी के अंदर ऊष्मा का चर्चा कब से हुआ है? भौतिकी के अंदर ऊष्मा का चर्चा कब से हो रहा है? तो 2500 बीसी से, जब पहली बार लोगों को बिजली गिरते हुए दिखा था और आग उन्होंने देखा था, तब से इसकी चर्चा चल रही है कि ऊष्मा एक पढ़ने लायक विषय है। चलिए अब अगला बात सुनिए, इतना आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसके मात्रक का बात किया जाए तो जो हमारा भौतिकी का शुरुआत ही हुआ था वो मात्रक के चैप्टर से हुआ था। ठीक, जो भौतिकी का शुरुआत ही हमने किया था वो मात्रक के चैप्टर से किया था। तो पूछता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? ध्यान से सुनिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है इसका केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक, अच्छा, इसका सीजीएस ये सब हम नहीं लिख सकते, लेकिन अन्य मात्रक ध्यान दीजिए, अन्य बहुत महत्वपूर्ण मात्रक। यहां तक आपको ये बता दे रहा हूं, इकलौती ऐसी राशि है ऊर्जा, ऊष्मा, जिसका मात्रक केल्विन होते हुए हम केल्विन का प्रयोग दैनिक जीवन में नहीं करते हैं। हम सबसे ज्यादा इसके अन्य मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिए, इसके अन्य मात्रक में जैसे कि सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम लोग अब सेल्सियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्सियस। या हिंदी में भी लिख दे रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है, बात वही है, सेल्सियस। ध्यान से सुनिए। और एक दूसरा होता है फारेनहाइट। फारेनहाइट, ये दो ऐसे हैं कि जो अन्य होते हुए भी इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। देखिए, इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक तो केल्विन है, लेकिन केल्विन का वास्तव में हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में उससे ज्यादा इस्तेमाल सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का कर देते हैं। फारेनहाइट का भी कम, हम सेंटीग्रेड का बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये। अब सुनिए, एक दिक्कत कहां होगा, आपको एग्जाम में डाउट में डालेगा, आपसे पूछेगी केल्विन का खोज किसने किया था, या आपसे पूछेगा सेल्सियस का खोज किसने किया था, सेंटीग्रेड का। वास्तविकता यह है कि इनका कोई खोज नहीं हुआ था। इनके नापने के लिए एक जो पैमाना बनाया गया, स्केल, जो इनके स्केल बने, स्केल मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हम जो अपने मैथ के चीजों को नापने के लिए मैथ के पीरियड में जो स्केल यूज करते थे बचपन में, उस पर सेंटीमीटर लिखा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसने सेंटीमीटर का खोज किया हो वही उस स्केल का भी खोज किया है। बात को समझिएगा। उसी तरह केल्विन के खोज करता नहीं है, लेकिन केल्विन के जो स्केल बनाए थे उन खोजकर्ता का चर्चा होता है। उसी तरह सेंटीग्रेड के खोजकर्ता का चर्चा नहीं होता, लेकिन सेंटीग्रेड को जो स्केल बनाए थे उनके खोजकर्ता की चर्चा होती है। तो यहाँ पे लड़के फंसते हैं। देखिए, इनके वैज्ञानिक का नाम दे देगा और बोलेगा कि इन्होंने खोज किया था, नीचे केल्विन, केल्विन स्केल, ऐसे कर करके। तो आपको याद रखना हो कि उन्होंने केल्विन का नहीं, केल्विन स्केल का किया था। अब मैं बताता हूं बारी बारी किसने किसका किया था। देखिए, केल्विन स्केल का खोज लॉर्ड केल्विन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड केल्विन ने। लॉर्ड केल्विन, ध्यान से सुनिए, लॉर्ड केल्विन ने किया था। कब किया था? 1848 में। ध्यान से सुनते रहिए। केल्विन का जो खोज था, जो सेंटीग्रेड का खोज था केल्विन स्केल का, उसका खोज किया था लॉर्ड केल्विन ने। कब किया था? 1848 में। याद रखिएगा, केल्विन का खोज नहीं किए थे, केल्विन स्केल का किए थे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह दिखेगा। आपको कभी भी ये नहीं पूछेगा केल्विन का खोज किसने किया था, पूछेगा लॉर्ड केल्विन कौन थे, नीचे दे देगा केल्विन के खोजकर्ता, केल्विन स्केल के खोजकर्ता, या अन्य दो और राशियां। तो आप केल्विन और केल्विन स्केल में गलती कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, उन्होंने किसका खोज किया था? ना कि केल्विन का, बल्कि केल्विन स्केल का। ठीक, अब सुनिए, इन दोनों के राशियों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि सेल्सियस, सेंटीग्रेड, स्केल,
इसका जो खोज हुआ था, खोज या ये प्रयोग में 1742 से आया था। ये कब से प्रयोग में आया था? 1742 में। और इसके जो खोज करता है अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों को माना जाता है, इसलिए इसके बुक में स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि सेंटीग्रेड और इसका इस्तेमाल एक ही समय शुरू हुआ था। जैसे बहुत से लोगों को केल्विन से दिक्कत तो शुरू से था, फ़ारेनहाइट इससे पुराना है लेकिन इससे भी लोगों को दिक्कत होता था, तो इसका प्रयोग बहुत से लोगों ने करना शुरू किया, तो इसीलिए इसको माना जाता है कि बहुत से लोग एक साथ प्रयोग करना शुरू किए थे, तो इसके खोजकर्ता का चर्चा नहीं होता है। बस ये पूछता है कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल का हम इस्तेमाल कब से करना शुरू किए? तो 1742 से। कब से करना शुरू किए? 1742 से। देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन बस है, जितने आप ऑनलाइनर क्वेश्चन समझ रहे होंगे, देखिए हर जगह प्रश्न बन रहा है, बस लिखा जाए और उसको एक साथ बोर्ड पे देखा जाए, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझते रहिए। तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस हमको किसी भी चीज के खोजकर्ता को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे बुक में स्पष्ट नहीं होता है। बस इसके बारे में स्पष्ट क्या है कि कब से प्रयोग में आया? 1742 में। चलिए अगला जो है फ़ारेनहाइट। क्या है? फ़ारेनहाइट। जो मात्रक है इसका तीसरा नंबर वो है फ़ारेनहाइट। अच्छा ये सब किसको बताती है? तो ये सब ताप के मात्रक को पढ़ रहे हैं। मैं अभी इन दोनों में संबंध बताऊंगा, याद रखिएगा। हम किसके मात्रक को पढ़ रहे हैं? ताप, मतलब कि टेम्परेचर। ठीक, किसी वस्तु के अंदर कितनी उष्मा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ताप। ठीक, तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिए। अब आगे आएंगे तो फ़ारेनहाइट का बात सुनिए। फ़ारेनहाइट को कहता है कि इसके फ़ारेनहाइट स्केल जो था, जो फ़ारेनहाइट स्केल था, मतलब जो इसका पैमाना बनाया गया है फ़ारेनहाइट को नापने के लिए, उसके खोज करते थे डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, देखिए डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक, ध्यान से सुनिए। मैंने इसके खोजकर्ता को बताया इसके स्केल के, उसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल के भी खोजकर्ता कौन है? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इनके भी नाम के अंत में केल्विन के खोजकर्ता थे स्केल के, तो केल्विन लगा हुआ है, और इनके भी नाम के अंत में क्या लगा हुआ है? फ़ारेनहाइट। तो आप केवल इनको गैब्रियल फ़ारेनहाइट भी याद रखेंगे ना, तो ऑप्शन आप सही मार के आएंगे। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में यही थोड़ा आसानी हो जाता है। स्कूल में आपको ये रटना पड़ता है, लेकिन अभी बस आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे एग्जाम में सीधा दिखेगा, आप टिक करके आ जाएंगे। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, कुछ भी नहीं, बस ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप होती है। अब ऊर्जा हमेशा किस रूप में होता है? तो तरंग के रूप में होता है। तरंग के बहुत से प्रकार होते हैं। मैंने बताया कि तरंग में ये कौन सा प्रकार है? गैर यांत्रिक तरंग है। आगे सुनिए, ऊष्मा को पहली बार ऊर्जा किसने कहा था? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, जो कहां के निवासी थे? अमेरिका के थे, और अमेरिका के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिकन बोलते हैं। ठीक, अब सुनिए, इसके बाद मैंने पढ़ाया कि ऊर्जा में हमें ऊर्जा के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ के किसके बारे में ज्यादा पढ़ना है? ताप के बारे में। ताप क्या होता है? तापमान क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? तो किसी वस्तु के अंदर कितनी ऊष्मा है, उसी के मात्रा को क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, ताप का जो एसआई यूनिट है, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है, वो क्या है? केल्विन है। लेकिन मैंने बोला कि तापमान एक ऐसा चीज है जिसके हम एसआई मात्रक को इस्तेमाल ना करके उसके अन्य मात्रकों का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका जो तापमान वो नापता है, वो सेल्सियस में नापता है, सेंटीग्रेड में नापता है, ना कि कभी केल्विन में। हमारे दैनिक जीवन डॉक्टर के पास इसका प्रयोग होता है। हम लैब में ज्यादातर फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल कर देते हैं, लैब में ही हमें थोड़ा सा केल्विन का देखने को भी मिलता है। अन्य कहीं भी हमें कोई दैनिक जीवन में तापमान पूछता भी ठंड के मौसम में, तो हम उसे बताते हैं कि 7 डिग्री सेल्सियस है, ना कि हम कभी फ़ारेनहाइट या केल्विन बताते। फ़ारेनहाइट नहीं बताते, कोई बात नहीं, लेकिन हमें केल्विन तो बताना चाहिए था। यहां तक कि हम बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता था केल्विन भी एक मात्रक है, वो भी तापमान का। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि तापमान एक लौता ऐसा चीज है जिसमें हम उसके एसआई मात्रक को हम उतना महत्व नहीं देते जितना कि उसके अन्य मात्रक में भी कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? सेंटीग्रेड, क्योंकि शुरू से इसको प्रयोग करने में सहूलियत रही है, बहुत ही आसान रहा है। और इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ? 1742 से। उसी तरह इसका जो पैमाना बना था वो कब बना था? 1848 में। देखिए प्रश्न ही प्रश्न है हर जगह। और सुनिए, जो फ़ारेनहाइट होता है उसका भी स्केल बना। फ़ारेनहाइट के खोजकर्ता नहीं, फ़ारेनहाइट स्केल के खोजकर्ता कौन थे? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप पूरे बोर्ड को देखिए। चलिए आगे सुनिए। अब हम लोग इसके
इतना तो पढ़ लिए। यदि हम इसके आगे बढ़े तो अच्छा, एक और छोटी सी चर्चा। आप बोलेंगे कि हमने मात्रक का तो चर्चा कर लिया, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ध्यान से समझिए, आपको एक छोटा सा चीज यहां पर और बता रहा हूं मैं। इसके 2 से 3 वीडियो आएंगे, उम्मीद है 2 वीडियो में खत्म किया जाएगा। ध्यान से सुनिए। अब आप बोलेंगे कि आप ऊष्मा के बाद सीधे कहां चले गए? तापमान पे। अभी हम फिर अब ऊष्मा पे लौटते हैं। अब सुनिए, ऊष्मा के मात्रक की बात की जाए, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। अब कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? जूल तो कार्य का मैंने बताया था। ठीक, ऊष्मा के मात्रक को हम लोग जूल कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा भी कार्य करने, वो एनर्जी का एक रूप है। ऊष्मा क्या है? एनर्जी। एनर्जी का भी मात्रक और कार्य का मात्रक हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल। जो मैंने केल्विन या वो सब बताया, वो सब किसके होते हैं? तापमान के। अच्छा, अब एक यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, एक शब्द होता है किलो। किलो मतलब होता है 1000। जिस शब्द से पहले किलो लग गया, मतलब किलो अपने आप में किसको दिखाता है? 1000 को। ठीक, और सुनिए, एक होता है मेगा। मेगा मतलब होता है 10⁶, मतलब 1000 गुणे 1000, मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगे हों। ठीक, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मतलब ध्यान से समझिएगा, मैं जूल के आगे ही बस किलो जूल लगा दूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं 1000 जूल का बात कर रहा हूं। ठीक, उसी तरह मैं मेगा जूल बात कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 10 के घात 6 जूल का बात कर रहा हूं। देखिए, मैं ये क्यों बताया? क्योंकि आपको ऑप्शन में देगा जूल, किलो जूल, मेगा जूल, कौन बड़ा होता है? ये भी एक प्रश्न है। या 3-4 नाम लिख के बोलेगा इसे अवरोही क्रम में दिखाइए, अवरोही क्रम में दिखाइए, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो आप अब क्रम से जाने के भी प्रश्न आते रहते हैं। तो यदि आपको ये नहीं पता हो, अच्छा लड़के को बड़ा वाला तो पता हो जाता है कि किलो मेगा में क्या है, अभी जो नीचे जाया जाता है उल्टा क्रम में, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो एक वीडियो जो हमारा अंत में भौतिकी के बाद कुछ वीडियो ऐसे आएंगे जो सभी चैप्टर के कॉमन, जैसे हमने एक वीडियो, 2 वीडियो हमारे चैनल पे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे वो यंत्रों का। आप उसे बता ही नहीं सकते कि वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा टॉपिक है। उसी तरह भौतिकी कंप्लीट होने तक या बीच में भी कुछ वीडियो ऐसे आएंगे जो किसी चैप्टर के नहीं होंगे, लेकिन हर चैप्टर उसके बिना क्या है? कंप्लीट नहीं है। बिना उसके कोई चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको संबंध बताएगा, ये संबंध के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आना फिक्स है। तो उम्मीद है आज के क्लास में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा।